गजेंद्र जी कुर्सी पर बड़े उदास भाव से बैठे थे और मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे थे। अपने पति को इस तरह चिंता में देखकर मालती जी बोली, जो अपने पति के भावों को बड़े ही करीब से जानती थी। अपने पति को उदास देखकर मालती जी उनके पास बैठ गई और अपना हाथ उनके हाथों में रख कर बोली, आप क्यों इतनी चिंता करते हो जी? आपको इस तरह चिंता में देखकर मेरा मन भी परेशान होने लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे गुमसुम बैठे रहते हैं। दरअसल अभी कुछ महीने पहले ही गजेंद्र जी अपनी फैक्ट्री संभालते थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री में बैठे बैठे अचानक दिल का दौरा पड़ गया। फटाफट अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने हार्ट अटैक की शिकायत बताई। गजेंद्र जी, जो पूरी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, वह अब पूरी तरह घर बैठ गए। कुछ दिन तक तो बेटे ने उन्हें हिसाब किताब दिया, लेकिन फिर हिसाब किताब देना बंद कर दिया। एक दिन गजेंद्र जी ने बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो बेटे ने बात को टाल मटोल कर दिया। पिताजी, मुझे देर हो रही है, आकर बात करूँगा, कहकर बेटा फैक्ट्री के लिए निकल गया। दोपहर के समय जब खाने का समय हुआ तो गजेंद्र जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। बहू ने आज फिर बिना घी चुपड़ी रोटी उनके आगे रख दी। यह क्या, 2 दिन से देख रहा हूँ बिना चुपड़ी रोटी रख देती हो सामने लाकर। घर में घी नहीं है क्या? गजेंद्र जी अपनी पत्नी से बोले। मालती जी बोली, आप रुकिए, मैं ज़रा रोटियों पर घी लगाकर लाती हूँ, बहू भूल गई होगी। मालती जी रसोई घर में चली गई। अपनी सास को रोटी पर घी लगाते हुए देखा तो बहू उन पर भड़कने लगी। माँ जी, यह आप क्या कर रही हैं? बहू, 2 दिन से तेरे ससुर सूखी रोटी खा रहे हैं। सूखी रोटी गले से नीचे नहीं उतरती, इसलिए हल्का हल्का घी लगा रही हूँ इन पर। माँ जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पिताजी को घी तेल चिकनाई खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, और वैसे भी बुढ़ापे में घी ना खाए तो ही अच्छा है। अब करते ही क्या हैं पिताजी? घर में बस खाली पड़े रहते हैं। बहू की यह बातें बाहर बैठे गजेंद्र जी के दिल में तीर जैसी चुभ रही थी और मालती जी बहू की बातें सुनकर हैरान हो गई। मालती जी रसोई से बाहर आ गई और अपने पति को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी हालत में पहले से ज़्यादा सुधार आ गया है। आप एक काम करिए, कल से बेटे के साथ फैक्ट्री में चले जाया करिए। घूमते फिरते रहोगे तो अच्छा रहेगा। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। ठीक कह रही हो मालती तुम, मैं कल से ही रोहित के साथ फैक्ट्री जाना शुरू कर दूंगा। अगले दिन जब बेटा फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा था तो गजेंद्र जी भी सफ़ेद रंग का नया कुर्ता पजामा पहन कर तैयार हो गए। जब बाहर निकल कर आए तो बेटा अपने बाबूजी को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, पिताजी, कहाँ जा रहे हो आप? गजेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं भी आज से तेरे साथ फैक्ट्री चलूँगा। घर में पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। इतना सुनते ही बेटा चौंक गया। हाँ बेटा, मेरा घर में मन नहीं लगता। अब से मैं अपनी फैक्ट्री पर जाया करूँगा। पिताजी, क्या ज़रूरत है आपको फैक्ट्री में जाने की? फैक्ट्री मैं खुद संभाल लूँगा, यह मेरा काम है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फैक्ट्री पर जाने की। अब आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर ही रहिए, और घर पर मन नहीं लग रहा है तो दीदी के यहाँ चले जाइए। बेटा गजेंद्र जी से थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला। गजेंद्र जी और उनकी पत्नी बेटे के चेहरे को बड़ी हैरानी से देखती रह गई। मालती जी बोली, बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है अपने पिताजी से? अब तेरे पिताजी की तबीयत में थोड़ा सुधार है, वहाँ जाकर काम में तेरी मदद करेंगे, बैठकर देख रेख करते रहेंगे। कितने दिन बाद आज फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हुए हैं और तू मना कर रहा है? रोहित अपनी माँ पर भड़कने लगा। एक बार बोल दिया ना, वहाँ अब पिताजी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कैसे करना है मैं सब हैंडल करना आता है मुझे, कहकर रोहित गाड़ी में बैठकर फैक्ट्री चला गया और आंखों में आंसू लिए मालती जी और गजेंद्र जी बेटे को देखते रह गए। मालती जी ने गजेंद्र जी की आंखों से आंसू पोंछे और उन्हें समझाने लगी, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है। चलिए चलकर कुछ खा लीजिए और फिर आपको दवाई भी देनी है, कहकर उन्हें कमरे में ले गई। लेकिन खुद उस दिन मालती जी अपने पति से छिपकर खूब रोई,
क्योंकि वह अपने पति को परेशान नहीं देखना चाहती थी। खूब फूट फूट कर ऊपर छत पर जाकर रोई, क्योंकि अब उन्हें अपने आने वाले समय का आगाज हो गया था। बेटे के अंदाज से ही मालती जी समझ चुकी थी कि अब इस घर में उनकी कोई कदर नहीं है। बेटे बहू का बदलता व्यवहार मालती जी और उनके पति को दिन रात खाने को दौड़ता। एक दिन मालती जी ने बेटे से कहा, बेटा वैसे तो तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर के पास ले जाकर इनका बीपी चेक करा ला। ये सुनकर रोहित ने जाने से साफ मना कर दिया। माँ मेरे पास समय नहीं है, जब टाइम होगा तो मैं ले जाऊँगा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। मालती जी गजेंद्र जी से बोली, चलिए आपको मैं ही डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। काफ़ी दिन से मैं बाहर भी नहीं गई हूँ, मैं भी घूम लूँगी। मालती जी ने ऑटो रिक्शा किया और दोनों बैठकर डॉक्टर के पास चले गए। आते समय दोनों सड़क पार कर रहे थे। गजेंद्र जी और मालती जी का हाथ छूट गया और साथ ही साथ जीवन भर के लिए उनका साथ भी छूट गया, क्योंकि मालती जी गजेंद्र जी से 4 कदम पीछे रह गई। एक गाड़ी वाले ने जोर से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वह वहीं खून से लथपथ बेहाल हो गई और वहीं उन्होंने अपने अंतिम सांसें हमेशा हमेशा के लिए तोड़ ली। गजेंद्र जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी के जाने के बाद गजेंद्र जी बिल्कुल टूट चुके थे। उनके जीवन में बिल्कुल खालीपन आ गया था। उनकी दोनों बेटियां सीता और गीता ने उन्हें संभाला। दोनों बहन बारी बारी करके कुछ दिन अपने पिताजी के पास रहकर जाती। भैया भाभी के व्यवहार से दोनों बहन परिचित थी। जब भी बेटी अपने मायके आती तो बहू माथे में सलवटें डाल लेती। ना तो उनके आने का कोई स्वागत करती और ना ही उनसे ढंग से बात करती, लेकिन अपनी बेटियों को देखकर गजेंद्र जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। दोनों बेटियां जब भी आती अपने पिता का खूब ख्याल रखती। दवाइयों से लेकर खाने पीने तक उन्हें कोई कमी ना होने देती। अब गजेंद्र जी के जीवन में बेटियां ही थी जिनके साथ वो अपना सुख दुख बांट लिया करते थे। बेटे बहू को गजेंद्र जी की तनिक भी चिंता नहीं थी, बल्कि बहू को बेटियों का आना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रोज़ अपने पति से लड़ती झगड़ती, रोहित यह सब क्या ड्रामा है? आए दिन तुम्हारी दोनों बहन यहाँ आकर जमकर बैठ जाती है, एक जाती नहीं दूसरी आ जाती है। अब क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही आती रहेंगी दोनों? यहाँ आकर अपनी मनमानी करती है, ना जाने दिन भर पिताजी को क्या क्या बनाकर खिलाती रहती हैं। मैं तुमसे कह दे रही हूँ, अपने पिताजी से कहो इस तरह अपनी बेटियों को यहाँ ना बुलाया करे। तुम्हारी बहन बहुत चालबाज है, ये तुम्हारे पिताजी को बहला फुसला कर सब अपने नाम करवा लेंगी। पत्नी का कहा एक एक शब्द रोहित के दिमाग में फिट हो गया और वह जाकर अपने पिताजी पर भड़कने लगा। पिताजी यह सब क्या है? क्यों दीदी को रोज़ रोज़ यहाँ बुला लेते हो? गजेंद्र जी बोले, क्यों बेटा, तुम्हें कुछ परेशानी है मेरी बेटियों के यहाँ आने से? हाँ पिताजी, परेशानी है हमें उनके यहाँ आने से। एक तो आपका और आपकी दवाइयों का खर्चा, और ऊपर से वह दोनों भी हर रोज़ यहीं आकर बैठ जाती है। उनके आने से रसोई का बजट भी बिगड़ जाता है। बेटे की बातें सुनकर गजेंद्र जी का हृदय छलनी छलनी हो गया। वह चुपचाप बेटे की बातों को सुनते रहे। तभी उनकी बड़ी बेटी उनसे मिलने आई। जैसे ही अपने पिताजी के कमरे में जाने लगी, उसके भैया ने अंदर जाने से मना कर दिया। बहू ने गजेंद्र जी की बेटी को खूब खरी खोटी सुनाई और ना जाने क्या क्या कहा कि बेटी रोती हुई वापस अपने ससुराल चली गई। इस बात से गजेंद्र जी को बहुत दुख हुआ। इस बात से अब बेटियों ने भी आना कम कर दिया था। अब फिर से उनके जीवन में खालीपन आ गया था। गजेंद्र जी की तबीयत फिर से खराब रहने लगी, क्योंकि बहू तो उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। जब बेटियां उनके पास आती थी तो समय से उन्हें खाना दवाई दे दिया करती थी, उनसे बातें करती थी, उनसे थोड़ी थोड़ी देर में खाने को पूछती रहती थी। खाने का समय हो रहा था। गजेंद्र जी को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन बहू ने उनसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। तो गजेंद्र जी ने बहू से दलिया बनाने के लिए कहा। पिताजी, यह दलिया वलिया मुझसे बनाना नहीं आता और ना ही मुझसे आपकी फरमाइशें पूरी होगी। मेरे पास इतना समय भी नहीं, मुझे अपनी किट्टी पार्टी में जाना है। रात के थोड़े से चावल रखे हैं, लेकर खा लेना।
कहकर बहू किट्टी पार्टी में चली गई। बेचारे गजेंद्र जी नम आंखों से अपने कमरे में लौट आए। अब रोज का यही ड्रामा रहता था। अब गजेंद्र जी को कभी खाना मिलता तो कभी भूखे पेट ही सो जाते, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे, जब उनका बेटा ही अपना नहीं था। किससे अपने सुख दुख की बांटते। कहते हुए पत्नी की तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। मालती, तुम तो चली गई मुझे छोड़कर। तुम्हारे जाने के बाद हमारी बेटियों ने संभाला मुझे, और तुम्हारे बेटे ने उनका भी आना बंद कर दिया। दोनों मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखती थी। मेरी दोनों बच्चियां मुझे खुश रखने के लिए, मेरा मन लगाने के लिए अपने व्यस्त जीवन में समय निकालकर मेरे पास आती थी, लेकिन तुम्हारी बहू को वह भी गवारा नहीं था। क्या मैं अपनी बेटियों को भी अपनी मर्जी से नहीं बुला सकता अपने पास? बेटे ने तो अपने सभी फर्ज से मुंह मोड़ लिए हैं। क्या इसी दिन के लिए भगवान ने बेटा दिया था? हम तो सोचते थे बेटा बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, पर देख लो मालती, तुम्हारे बेटे ने आज ये क्या दिन दिखा दिए हैं। खाने पीने से भी तरसा दिया है आज मैं। बेटे ने तो फैक्ट्री और घर पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। ना तो फैक्ट्री में मुझे कदम रखने देता है और ना ही बेटियों को घर में आने देता है। अकेले बेचारे गजेंद्र जी करते भी तो क्या। अब उनका अपने ही घर में दम घुटने लगा था। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। दोनों बहनें ना चाहते हुए भी अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दोनों बहनें भाई को राखी बांधने आ गई। राखी तो बांधने आ गई, लेकिन भैया भाभी के माथे की सलवटें नहीं खुली। गजेंद्र जी बैठे बैठे यह सब देख रहे थे। बहनों ने राखी आगे बढ़ाई तो भाई ने हाथ पीछे बांध लिए। यह देखकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप आकर अपने पिताजी के पास बैठ गई। बहू ने बेटियों का कोई स्वागत नहीं किया और अपने कमरे में जाकर अपने पति से जोर जोर से कहने लगी, या यूँ कह लो कि वह जानबूझकर यह सब सुना रही थी। अरे रोहित, मुझे पता है यह दोनों यहाँ क्यों आती है। हमारे भगाने पर भी दोनों यहाँ आ गई। तुम्हारी दोनों बहन लालची है। दोनों बहनें बहला फुसलाकर कुछ दिन बाद सब कुछ अपने नाम करवा लेगी। अभी जाओ और जाकर धक्के मारकर इन्हें यहाँ से निकाल दो। इससे पहले कि रोहित बाहर आकर अपनी बहनों को बेइज्जत करता, दोनों बहन वहाँ से चली गई। बहू बेटे की ऐसी ऐसी बातें सुनकर आज गजेंद्र जी से बर्दाश्त ना हुआ। बहू, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छे घर में हैं। उनके ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और ना ही मेरी बेटियों की नीयत में कमी है। वह सिर्फ मेरे लिए यहाँ चली आती है, वरना तो जैसा तुम उनके साथ व्यवहार करते हो उसे देखकर तो मेरी बेटियां यहाँ आकर फटके भी ना, समझी तुम। देखो तो सही, बुढ़ापे में कितनी जुबान चल रही है तुम्हारे बाबूजी की। बहू कमर पर हाथ रखते हुए बोली। यह जुबान तो अब चलेगी बहू, रुकेगी नहीं। गजेंद्र जी बेटे और बहू से आंखें मिलाते हुए बोले। अपने ही खून पसीने की कमाई से बनाई गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। मेरे ही घर में मेरे ही पैसों पर ऐश करते हो और मुझे ही तरसा तरसा कर खाने को देते हो। चाय के लिए भी घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। और तो और मेरे ही घर में मेरी बेटियों को आने की इजाज़त नहीं है। अगर आ भी जाती है तो उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है तुम्हारी पत्नी और तुम। इस घर में उनका अपमान किया जाता है। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। यह घर मेरा है, फैक्ट्री भी मेरी है। इस घर में मेरी चलेगी। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, और जिसे मैं बुलाऊँगा वही इस घर में आएगा। और जिस फैक्ट्री पर कुंडली मार कर बैठा है तू, उसका मालिक आज भी मैं हूँ। और जिस घर में शहंशाह की तरह रहते हो तुम दोनों पति पत्नी, वो घर भी अभी मेरे नाम है। मैं जब चाहूँ इस घर से उठाकर बाहर फेंक सकता हूँ तुम दोनों को। अभी यहाँ सब कुछ मेरा है। गजेंद्र जी बेटे के हाथ से फैक्ट्री की चाबी छीनते हुए बोले। आज पिता के इस रूप को देखकर बेटा बहू अवाक रह गए, क्योंकि ऐसा रूप अपने पिता का आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। अगले दिन गजेंद्र जी फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो गए। अब तो बेटा और बहू दोनों लाइन पर आ गए। बहू ने गरम गरम नाश्ता गजेंद्र जी के कुर्सी पर बैठने से पहले ही डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिया, और बेटा भी वहीं पिता की कुर्सी के पास आकर खड़ा हो गया उनकी खातिर पानी करने के लिए। अब बहू भी और बेटा भी पिताजी की खूब सेवा पानी करते, उनका सम्मान करते, उनके कहने से पहले ही हर चीज़ हाजिर कर देते।
दोनों बेटियों को भी घर में पूरा मान सम्मान मिलता। बहू दोनों नंदों को खूब अच्छे से बुलाती, बड़े ही अच्छे से उनका स्वागत करती। भाई भी बहनों को खूब इज्जत देता, क्योंकि अब बेटा और बहू दोनों यह बात अच्छे से जान चुके थे कि अगर पिताजी के साथ या बहनों के साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया तो पिताजी अपना कारनामा दिखा देंगे, हमें घर से उठाकर बाहर फेंक देंगे, साथ ही पूरी संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। इसी डर की वजह से बेटा और बहू गजेंद्र जी के आगे अब चूं तक भी नहीं करते। आज गजेंद्र जी अपने घर में पूरे आत्मसम्मान के साथ रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।